हेलो दोस्तों, मैं विशाल राज स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी आर जे कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका 27 फरवरी को बोर्ड एग्जाम मैथ का परीक्षा है। इस मैथ में आपको अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। आपको वही टॉपिक पढ़ना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। और इस बात को हम ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए ला रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास महा मैराथन। ये क्लासें हमारे 2-3 क्लास चलेगी और ये 2-3 क्लास अगर आप अच्छे से अटेंड कर दे रहे हैं ना, तो आपके मैथ में पूरा का पूरा नंबर आने का 100% चांस हो जाएगा, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको पूर्णांक में पूर्णांक नंबर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है? तो इसमें आप लोगों को आज हम पहला टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। आज हमारा पहला चैप्टर जो आप लोग जानते हैं, जो हमारा रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, उस वो पढ़ेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर जो होता है, बारी बारी सभी चैप्टर को हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैथ में वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो आपकी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछे गए हैं परीक्षा बोर्ड एग्जाम, वही क्या करता है, आगे आपको रिपीट करता है उसी क्वेश्चन को। हालांकि डेट का चेंज हो सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन उसी टाइप के ही पूछे जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक लाया है कि अनसॉल्व पेपर को पूरा सॉल्व कराएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इसी अनसॉल्व पेपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सभी आपको देखो पूछे गए क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। 2022 का में क्या 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 पूछा गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग का अगला जो है 2022 में जितने सेट हुए हैं वो हो जाता है। उसके बाद अगला जो हमारा सेट हो जाएगा आपका, ये देखो सब 2022 की सेट है। उसके बाद अगला हमारा 2020 का सेट हल करवाएंगे। तो मतलब आपका जितने भी पिछले साल पूछे गए सभी सेट को हल करवाएंगे। और उसमें से वो क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया ना, अच्छे से पढ़ लिया ना, तो पेपर में आप कितना कोई नंबर लाने वाला नहीं है। आप भी एक हाई स्कोर प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है, हम अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, जो हमारा क्या है, वास्तविक संख्याएं। इसको बोलते हैं रियल नंबर। टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसको बोलते हैं बहुविकल्पी। और बाकी आपका 50 नंबर का जो होता है वो आपका वर्णनात्मक प्रश्न होता है, लिखने वाले प्रश्न होते हैं। और बाकी आपको 30 नंबर जो आपके कॉलेज की तरफ से मिलते हैं। टोटल आपका 100 नंबर होता है। उस 100 नंबर में आपको 70 नंबर आपके पेपर होते हैं और 30 नंबर आपके कॉलेज से मिलते हैं। ठीक है? तो हम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। इस क्लास में आपको वर्णनात्मक चीजें पढ़ाएंगे, जो आपके लिखने वाली चीजें होती हैं। ठीक है? आज हमारा पहला जो आपके पेपर पूछे जाते हैं पहले चैप्टर में, जैसे पूछा जाता है कि अंडर रूट थ्री, पूछ लेते हैं कि अंडर रूट थ्री जो है ये क्या है। अंडर रूट थ्री वो पूछ लेते, जैसा कि आप पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। या इसके स्थान पे आपको पूछ लिया जा सकता है कि अंडर रूट थ्री, या अंडर रूट 5, या अंडर रूट 7। ये सभी चीजें आपका क्या है, या अंडर रूट 2। ये सभी क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको सिद्ध करना पड़ता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि आपको अगर इसका है कि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो आपको सबसे पहले मान लेना कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे अगर अंडर रूट 2 दे दिया, या 3 दे दिया, 5 दे दिया, इसमें से कोई भी दे सकता है, एक कोई नंबर दे सकता है। तो आपको सबसे पहले आपको बता देना है कि माना एक कारण क्या परिमेय संख्या, आप मान लेते हैं कि माना, सबसे पहले आपको लिखना माना। माना इसमें से कोई ए हो सकता है, या तो ये, या तो ये कोई दे सकते थे। इसमें में से आपको मान लेना कि अंडर रूट 2 मान के चलते, माना कि अंडर रूट 2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है। ठीक है? हमने इसको मान लिया एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जो होते हैं, जैसे अंडर रूट 2 परिमेय संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय जब क्यू p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का मतलब किसका एचसीएफ, p और q का जो एचसीएफ होता है वो कितना आएगा, वो हमेशा आना चाहिए कितना, एक। कितना चाहिए, एक आना चाहिए। तो अगर p बटे क्यू मान लिया, तो इसका एचसीएफ जो p और q का एचसीएफ कितना होगा, एक। अब p और q आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। p और q एक हमारी पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या में क्या क्या संख्या आती है आप लोग जानते ही होंगे कि पूर्णांक संख्या में जैसे प्लस संख्या होंगे, जैसे प्लस 2 हो गया, 3 हो गया, सब प्लस संख्या, माइनस 2 हो गया, -5 हो गया, सब हमारे माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या, साथ ही जीरो।
ये सभी संख्या हमारी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या है। तो हमने कोई संख्या, दो संख्या हमारे पी और क्यू, पी बटे क्यू के रूप में है और दोनों के एचसीएफ कितना चाहिए, एक आना चाहिए। अगर इसका एचसीएफ एक आ गया तो हम मान सकते हैं कि परिमेय संख्या है। अगर एचसीएफ एक नहीं आया है तो हम क्या कहेंगे, तो परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये क्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखते हैं बात फॉलो करते हैं कि नहीं। तो हमारा जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या जब हो जाएगा तो इसका पी और इससे कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, P बराबर लिख सकते हैं, P बराबर √2Q लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका बटे A1 लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तीजा गुणा और P का इसमें P1 जब P और √2 का Q में गुणा करेंगे √2Q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या कर देना है, दोनों को वर्ग कर देना है। क्या कर देना, वर्ग कर देना है। हम लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या कर देना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो पी का वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा और √2 का किसी का अगर √ लगा उसको वर्ग करने पर वो हमारा √ हट जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो ए पी स्क्वायर है ये 2 से विभाज्य हो जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा। जब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य हो जा रहा है इसका मतलब लिखेंगे तो 2 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा 2 है इधर आएगा, क्या बनेगा, भाग बन जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं पी स्क्वायर जो है, ये पी स्क्वायर जो है ये 2 से विभाज्य होगा, अर्थात ये जो पी का मान लिया, पी कोई पूर्णांक है क्योंकि हमने पी और क्यू पूर्णांक ही होता है, तो पूर्णांक में हमारा प्लस माइनस या जीरो कुछ भी हो सकता है। अगर पी का मान हमने मान लिया 2, अगर पी का मान 2 मान लिया, क्या ये 2 जो है इस 2 से नहीं कट पाएगी, इस 2 से नहीं कटेगा, कटेगा क्योंकि 2 से 2 कट गया है ना, इसका मतलब 2 से विभाज्य है। अगर इसका वर्ग कर लो, वर्ग करना 2 का वर्ग हमारा कितना, पी का मान 2 माना था, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 4 भी हमारे 2 से नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, ये भी 2 से कट जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से क्या है, विभाज्य है। जब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा, पी भी 2 से क्या होगा, 2 से विभाज्य, ए भी विभाज्य होगा। ठीक है, ए भी 2 से विभाज्य होगा। ओके, अब आपको क्या करना है, जब इससे विभाज्य, इससे विभाज्य है तो जो कोई भी संख्या से विभाज्य हम मान लेते हैं कि जब पी भी 2 से विभाज्य तो पी जो होगा किससे विभाज्य होगा, पी जो बराबर हम लिख सकते हैं 2 और 2 विभाज्य, इसके मतलब यहाँ पर कोई नंबर मान लेते तो क्या हम मान लेते हैं, यम मान लेते हैं। यम का मतलब क्या है, जैसे हमने लिखा है आपको 14 लिखा है, 14 को हम लिख सकते हो 2 गुणे 7, तो 7 दूनी 14, तो ए हमारा 2 इसमें आ गया और यम का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हम एक पूरी संख्या क्या 2m है, इसमें हमारा 2 है, हमने माना कि पी भी 2 से विभाज्य तो इसमें 2 होना चाहिए और बाकी किसी नंबर में। अब बता दीजिए, जब P भी 2 से विभाज्य है तो हमने लिखा P बराबर 2m, अब इसका भी क्या कर देंगे, हम इसका भी हम वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो यहाँ हमारा जगह पी स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग करेंगे, 2 2 जब 4 जगह 4m स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, आप लोग देख रहे हो जब पी स्क्वायर, आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस किया होगा, यहाँ पी स्क्वायर का बराबर 2m, पी स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर आ गया और यहाँ भी पी स्क्वायर बराबर जो आया था 2q स्क्वायर आया था। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे और दोनों को जब तुलना करेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पी स्क्वायर यहाँ भी, पी स्क्वायर यहाँ भी, तो यहाँ पर करेंगे हम क्या हो जाएगा, समीकरण हम लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से हम लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से जब लिखेंगे इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 1 व 2 से। अब आप लोग देखो जब लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 4m स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4m स्क्वायर। यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। कटने के बाद अगर बीच में इक्वल का चिन्ह है ना, और कटने वाली तो आप बराबर बराबर काट सकते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4, यहाँ q स्क्वायर का मान जो आ जाएगा वो 2m स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2m स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ भी इसी प्रकार लिख सकते हैं जिस प्रकार यहाँ पर हमने लिखा था पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, उसी प्रकार q स्क्वायर भी 2 से
विभाज्य है। तो यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है। क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। क्यू भी किससे होगा, 2 से विभाज्य होगा। जब क्यू भी 2 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब ये है कि ए भी क्यू भी 2 से विभाज्य है और पी भी 2 से विभाज्य है और दोनों 2 से विभाज्य। इसका मतलब इसमें उभयनिष्ठ जो संख्या आ गई, क्या आ गई, 2 आ गया। जब किसी संख्या में उभयनिष्ठ संख्या 2 आ जा रहा है, इसका मतलब उसका एचसीएफ कितना हो जा रहा है, 2। जबकि हमने माना क्या था, दोनों पक्षों को, दोनों माना क्या था, एचसीएफ कितना चाहिए, 1, लेकिन इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। अतः हमारी अवधारणा क्या कह रही है, विरोधाभास है। हमने जो इसको माना था कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं, अर्थात तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग आपको लिख देना है कि तो क्यू स्क्वायर, क्यू भी 2 से विभाज्य है, अर्थात हम कहेंगे पी और क्यू का एचसीएफ जो आएगा हमारा कितना होगा, एचसीएफ है, पी और क्यू का एचसीएफ जो आएगा हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। जबकि हमने अगर कोई दोनों, अगर हमने क्या माना, इसका एचसीएफ कितना माना था, 1 माना था जब परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या किससे जब 1 माना था, लेकिन यहाँ एचसीएफ 2 आ रहा है, अर्थात हमने जो परिमेय संख्या माना था वो परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या होता तो इसका भी एचसीएफ कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं है। तो लास्ट में हम एक लाइन और लिख देते हैं, लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा क्या है, अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, इसलिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा आप ही लोग बता दीजिए, हमने इसको क्या मान के चल रहा था, √2 को हमने क्या मान के चल रहा था, परिमेय संख्या मान के चल रहा था। जब परिमेय संख्या मान तो उसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन हमने उसी बात को फॉलो करते करते अंतिम में गया, लेकिन इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। अर्थात हमने जो 1 माना था, 1 नहीं बल्कि 2 आ गया। अर्थात हमने इसको परिमेय संख्या माना था, वो परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगा। अब जो हमने माना था उसको क्या का विरोध कर रहा, मतलब विरोधाभास है। ठीक है, आप लोग बताइए, किसी चोर को आप क्या, कोई चोर है उसको आप क्या मान रहे हैं, ईमानदार मान रहे हैं, लेकिन उसकी ईमानदारी कब तक चलेगी, उसकी ईमानदारी यहाँ चलते यहाँ तक फॉलो हो रहा था, यहाँ तक आया, इसका स्टेप कितना गया, 2 आ गया। अर्थात इसकी चोर यहाँ पर पकड़ा गया, जबकि यहाँ पर कितना आया था, 1 आया था। तो ईमानदारी वाली बात यहाँ पर नहीं उसको फॉलो हुआ, यहाँ पर क्या चोरी वाली बात आके फंस गया। ठीक है, जो चोर है तो चोर है, जो अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या में सिद्ध करने के लिए काम ने सिद्ध कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार चाहे आपको √2 का पूछे या √3 का पूछे या √5 का पूछे, √7 का पूछे, एकदम सेम पैटर्न ही आप आज माना है। आपको तो एकदम माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो होता है p/q के रूप में लिख दो, इससे पी और क्यू का 1 मान लो। ठीक है, आपको इसका गुणा कर देना है, p² बराबर √2q हो जाएगा। तो इसका गुणा इसमें करोगे, दोनों पक्षों को वर्ग करोगे, p² बराबर 2q m² हो जाएगा। m² जो 2 से विभाज्य है तो q भी p भी 2 से विभाज्य होगा। जब p भी 2 से विभाज्य हो तो 2m के रूप में लिख दो। यहाँ पे m लिखो, r लिखो, s लिखो, कुछ भी कोई मतलब नहीं है, कोई भी ले सकते हो, इन नंबर है, लेकिन यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों पक्षों को फिर वर्ग करेंगे, p² बराबर 4m² आ जाएगा। और समीकरण 1 समीकरण 2 को मिला लीजिए, इसमें p² सेम आ रहा है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रहा है तो राइट हैंड भी सेम आएगा। तो हमने देखा 2 2 कम 2 2 दूनी 4 कट गया, तो q² बराबर m² आ गया, 2m² आ गया। इसका मतलब q² जैसे हमने यहाँ पे लिखा था p² 2q² आया था, उसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे q² 2 से विभाज्य है तो q भी 2 से विभाज्य होगा। तो p और q का एचसीएफ हमारा जब q भी 2 से विभाज्य है और यहाँ पर लिखा p भी 2 से विभाज्य है, अर्थात q और p का में कॉमन क्या आ रहा है, 2, और कॉमन ही हमारे क्या होते हैं, एचसीएफ होते हैं। अर्थात जो हमने बात माना था वो हमारा क्या था, हमारे अवधारण विरोधाभास है, अर्थात इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। किसी भी जैसे इस पहले चैप्टर में आपको ये भी पूछ सकता है कि 130 280 का एचसीएफ यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना 2 विधि
से आप ज्ञात कर सकते हैं। दो विधि से पूछ सकता है, या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पूछ सकता है, या तो आपका पूछ सकता है गुणनखंड विधि से पूछ सकता है। गुणनखंड विधि से पूछ सकता है कि आपको एचसीएफ निकालना है, गुणनखंड विधि से पूछ सकता है, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पूछ सकता है। तो अगर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको देखना है किसमें छोटा कौन है। छोटा आपको 130 दिख रहा है, जब 130 छोटा देखो 130 के यहाँ पे लिखो, और इसमें बड़ा कौन है? 280 है, और 280 छोटा है, तो 130 280 में भाग करोगे तो आपको जानते हो इसमें कितनी बार भाग जाएंगे? तो ये आपका भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो 200 कितना बार हो जाएगा? 260 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाने के बाद हमारे कितना बचेगा? यहाँ पर 0 गया 0, 8 में 6 गया 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 में से 2 का 0 बचेगा। मतलब 20 यहाँ पर हमारा कितना बचा? शेष शेष बचा। अब ये जो शेष फल बचा है, युग्म विभाजन परिमेय कहता है जब तक हमारा शेष फल 0 ना आ जाए, युग्म विभाजन परिमेय यही कहता है जब तक हमारा शेष फल 0 ना आ जाए तब तक यहाँ इसको हम मानते हैं क्या? देखिए इसको हम मान लेते हैं, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि आप कभी भी भाग देते हैं तो यहाँ पर जैसे हमारा 130 हो गया, 130 को हमने क्या माना? बी मान लिया, और 280 को हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। इसमें भाग देने पर जो हमारा दो आ गया भागफल है, इसको हम मान लेते हैं क्यू, और जो शेष फल रिमाइंडर आता है इसको हम मान लेते हैं स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, तो इतनी जो पूरी प्रोसेस है, इसको हम माना बी, इसको माना हमने ए, इसको माना क्यू, इसको माना आर। ए जो माना, तो इसका अगर हमें उत्तर की जांच करने वाली जो होता है ए बराबर जो होता है, जिसका ए बराबर जो होता है, ए बराबर जो होता है बी क्यू, मतलब इसका और इसका आपस में गुणा किया जाता है बी क्यू, उसको प्लस क्या लास्ट में इसको जोड़ लिया जाता है। तो ए जोड़ने के बाद ये हमारा ए का इसका मान 280 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आप लोग यही होता है ये, लेकिन ये प्रोसेस तब तक करना है, तब तक भाग करते रहना है जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। अभी शेषफल 0 नहीं आया है तो आपको क्या करना है? तो हमने एक स्टेप किया, एक स्टेप को हम कैसे लिखते हैं? एक स्टेप ने किया ना, तो एक स्टेप हम कैसे लिखेंगे? तो ए का मान हमारा कितना हो जाएगा? ए का मान हमारा हो जाएगा 280, ए का मान 280, और बी का मान 130, और क्यू का मान कितना है? 2। ए हमारा क्यू है, ए हमारा ए है, ए हमारा बी है। 130 और क्यू का मान हमारा कितना है? 2, और प्लस आर का मान कितना है? 20। अभी यहाँ लिखेंगे, यहाँ आर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। ये जो 20 आया है, इस 20 में किससे भाग, ये जो 130 यहाँ पर दिख रहा है ना, ये हमारा जो भाजक, इस भाजक को हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर 100 भाग करेंगे। कितनी बार ये भाग जाएगा? आप लोग जानते हैं 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 तीन होता है 12, एक घटाएंगे कितना आ जाए बचेगा हमारा? क्या 130 में से 120 घटाएंगे कितना बचेगा? 10 बचेगा। ठीक है, 10 बचे। अभी भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया है, अभी शेषफल नहीं 0, तो ए हमारे किसका मान है? बी का मान है, बी का मान है। तो ए का मान कितना? 130, ए का मान 130, और बी का मान हमारा कितना है? 20, और क्यू का मान कितना है? 4, प्लस आर का मान कितना है हमारा? 10। अभी लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रोसेस हमें क्या करना है? इस 10 में हम किससे भाग करें? ये जो भाजक, इस भाजक, ये भाजक हम यहाँ पे लिख देंगे 20 हो जाएगा। फिर 10 से कम 10, और 10 दूना 20, ये हमारा चला जाएगा पूरा पीरा, पूरा पूरा कट जाएगा। क्या क्या बचेगा? 0 बचेगा। ये जो 0 आया है, अब देखो हमारे शेष पर लिखेंगे, जो हमारा 20, बी का मान 20 है, ए का मान 10, नहीं ए का मान 20 है, और बी का मान 10, और क्यू का मान 2 है, प्लस आर का मान आप लोगों ने देखा क्या आ गया? 0 आ गया। अब लिखेंगे आर इज इक्वल टू 0। जब आर का मान 0 आ जाएगा, जब आर बराबर 0 आ जाएगा, तो आर का मान 0 आ गया, तो ए 0 जब आ जाता है तो इसका ही प्रोसेस में जो भाजक होता है हमारा, भाजक, इसको क्या बोलते हैं? भाजक। यही भाजक हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। लिखेंगे एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ किसका किसका? 130 का 280 का एचसीएफ जो हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कितना? 10। इसी प्रोसेस से हम निकालते हैं युग्म विभाजन प्रमेय से, हम एचसीएफ निकालते हैं। तो इसमें जो 0 जहां आ गया उसका ही भाजक हमारा क्या होता है? एचसीएफ हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता 130 और 280 का एचसीएफ युग्म विभाजन परिमेय का प्रयोग करते हुए पूछा, तो इस तरह करेंगे। आपको ये इतना चीजें जो आपको लिखा गया समझाने के बताया गया था, आपको परीक्षा में केवल इतनी बातें, इतना और ये चीज जो है इतना लिख देना है। ठीक है, ये जहाँ ए बी क्यू लिखा गया इसको आपको लिखना नहीं है। ठीक है,
आपकी ये चीजें और बगल में ये चीजें लिख देना है, HCF और 130 बराबर कितना आ जाएगा 10, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर पूछ लेता गुणनखंड विधि से कैसे निकालना, तो सब गुणनखंड विधि, जो गुणनखंड विधि से अगर निकालना है, ये पूरा इसका जो बात होता है अभाज्य गुणनखंड होता है। क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो उसके लिए 130 लिख दो। ठीक है, 130 लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको काटना है। किससे किससे काटा जाता है, सबको सबसे पहले आपको ध्यान देना है, कभी भी कोई नंबर अगर काटना है आपको, सबसे पहले 2 से काटे, उसके बाद 3 से काटना है, उसके बाद 5 से आपको काटना है, उसके बाद 7 से काटना है, उसके बाद आपको 11 से काटना है। जब तक 2 से कटे तब तक 2 से काटो, जब तक 3 से कटे 3 से काटो, तभी जाके आगे नंबर आपको बढ़ना है। ठीक है, हम आपको इसको काटेंगे सबसे पहले 2 से, 2 छक 12 होता है और यहाँ 13 है, एक बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर अब देखो लास्ट में हमारा 5 आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा 2 से नहीं कटेगा। 2 से तब तक कटता है जब तक लास्ट में 0 हो या सम संख्या हो। सम संख्या मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तभी ये कट सकता है। अगर विषम आ जाता है या अगर तो विषम संख्या कटेंगी। ठीक है, अब देखो 5 आ गया, 5 से 3 से काटो, तो 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, लेकिन 5 से नहीं कटे, 3 से नहीं कटे, अब 5 से काटो, ये 5 से हमारा कट जाएगा, 5 से कम 5 और 5 यही 15, और जो 13 है अगर 11 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटे तो उसके बाद अगला काम का नंबर संख्या 13 आता है। ठीक है, तो आप किससे करना, 13 से काटो, तो 13 कम कितना हो जाएगा 13, ये पूरा हमारा कट गया 130। अब अगला देखो कौन, 280 हो गया, 280 काटो, 280 किससे कटेंगे, सबसे पहले 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 चौक 8 और 0 यहाँ उतार दो, फिर 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यहाँ 0 उतार दो, फिर 2 से काटो, 2 2 यही 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा। फिर ठीक है, अब देखो ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 एक कम 3 कट गया, लेकिन 5 नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम किससे काटेंगे, 5 से काटो, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 5 इस 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7। अब इसमें आपको देखना है कि इसमें 130 को हमें लिखना है, 130 बराबर जो आ जाएगा, 130 बराबर जो आएगा 2 गुणे 5 गुणे 13, और उसके बाद 280 का जो मान आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसमें HCF जो होता है होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है जो दोनों में कॉमन, मतलब कॉमन उभयनिष्ठ हो, इसमें भी हो इसमें भी हो। ठीक है, और फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड, जो दोनों में इसका गुणनखंड के, लेकिन उसमें दोनों में कॉमन कौन है, तो आपको कॉमन केवल 2 ही निकल दिख रहा है, इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है। तो इसका हो जाएगा हमारा 2, और कोई कॉमन दिख रहा है, हाँ क्या दिख रहा है, इसमें देखो आपको 5 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, तो इसमें 2 और 5 कॉमन है, तो लिखेंगे HCF जो हो जाएगा किसका, 130 कामा 280 का जो HCF हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या 2 लिख दो और कॉमन क्या 5 लिख दो, दोनों गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों विधि से अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले चैप्टर में, तो इस तरह से आपको कर देना है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ये भी हमने 2 चीजें भी बताई, क्योंकि विभिन्न एल्गोरिथम का प्रयोग करके आभाज्य खंड विधि करके 2 चीज इसमें बता दिया, और एक चीज हमने इसके पहले हमने बताया था कि परिमेय संख्या, और हमने एक बताया था कि सिद्ध कीजिए कि नोट 2 इतना क्या होता है, कि हमारे क्या परिमेय संख्या होते हैं या मतलब अपरिमेय संख्या होते हैं ये। तो ये वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से। और अगला जो इसमें आ सकते हैं आपके इम्पोर्टेंट है, आने के चांस है, वो आपका क्या होता है, जैसे कि आपसे पूछ लेता दशमलव प्रसंग कौन शांत है और कौन अशांत है, कौन शांत है कौन अशांत है, तो उसके लिए आपको बताना, जैसे दे देगा 11/25 625, 11/625, यह क्या शांत है या अशांत है। आप लोगों को पता ही होगा, इतना टाइम नहीं कि आप लोगों को पूरा दशमलव प्रसंग विशेष तरीके से बताएं, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक ही है, तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। दशमलव प्रसंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता शांत, एक होता क्या, शांत, एक होता अशांत। दशमलव जो होता है, दशमलव ये 2 होते हैं, एक शांत होता है, एक एक क्या होता है, अशांत होता है। तो हमें बताना है कि हमें इसको अशांत क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, दशमलव दिया, जैसे हम किसी में भाग कर रहे हैं, तो ये जैसा 2.532 इतना चला गया, इसके बाद खत्म, इसका आगे नहीं। लेकिन अशांत क्या होता है, अरे ये तो भाई शांत ही होने वाला नहीं, बढ़ता रहेगा, 2.543 8
फिर उसके बाद 2, इसका मतलब फिर से रिपीट होता तो इसे चलता रहेगा, चलता कभी खत्म ही नहीं होता, भाग करते रहो कभी खत्म होने वाला नहीं, वो अशांत मतलब शांत होने वाला है ही नहीं, अशांत। और क्या यहाँ तक भागने के बाद शांत हो गया, ये शांत वाली होती है। जहाँ इसके बीच अगर पीछे डॉट डॉट नहीं लगा इसका मतलब शांत, अगर डॉट लगा इसका अशांत। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये हमें बताना है कि बिना दशमलव भाग किए आपको बताना कि शांत है कि अशांत। तो शांत होने के लिए आपको केवल एक ही बात करना है, अगर कोई दशमलव प्रसार का शांत है तो शांत के लिए बताएगा 2 की पावर अगर n गुणे 5 की पावर m, जहाँ n और m जो है ये हमारे ऋणेतर जिसको बोलते हैं ऋणेतर। ऋणेतर का मतलब होता है कि धनात्मक है, ऋणेतर का मतलब क्या, धनात्मक। जहाँ n और m का मान क्या होता है, धनात्मक होना चाहिए, तो चाहिए धनात्मक होना चाहिए। अब जैसे n का n एक संख्या, m एक संख्या है, इस प्रकार का अगर लिख सकते हैं तो हमारा क्या शांत है, अगर इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं तो क्या हमारा अशांत है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 625 का आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। आपको 625 का गुणनखंड कीजिए। 625 गुणनखंड करने आप सबसे पहले आपको देखना है, ये तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से नहीं कटेगा, ये सीधे कटेगा किससे, 5 से कटेगा, 5 से कम 5 और पंचम 25 और हो, ये हमारा 3 से भी कट जाएगा भाई साहब। नो 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 नो, यहाँ पर हम गलत कर रहे हैं। 5 से कम 5, तो यहाँ हमारा कितना बचा, 6 है, एक बचा, ये हो जाएगा 12, ये किसी के सामने आ जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 10 में फिर 12 था, 2 बचा और पंचम 25, फिर 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और पंचम 25 और पंचम 25 और 5 से कम 5, तो यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर जो आ रहा है, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर कितना आया, ये हमने देखा कि 5 की पावर कितना आ गया, 1 2 3 4, 5 की पावर 4 आ गया, लेकिन 2 की पावर कुछ भी नहीं आया है। इसका मतलब इसमें 2 का बात ही नहीं चल रहा है। इसको 5 पाँच 4 कैसे, 1 2 3 4, 5 कितनी बार है, 4 में, तो 5 पाँच 4, लेकिन 2 का इसमें बात ही नहीं चल रहा है। इसका मतलब 2 का बात नहीं चल रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 0। और किसी भी संख्या का पावर 0 है, 2 की पावर 0 या x की पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। और इससे अगर हम इसका मान एक होता है, अगर इसके 5 की पावर 4 में गुणा करेंगे तब भी हमारा 625 ही आएगा, कोई प्रभाव सवाल पे पड़ने वाला नहीं है। अर्थात हम अगर इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिए। जब इस रूप में लिख सकते हैं, कह रहा है कि अगर शांत को 2 की पावर n और गुणे 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं तो हमारा शांत है, अर्थात ये हमारी संख्या क्या, शांत है। क्या कहेंगे, यह 11/625 से क्या है, शांत है। शांत है क्योंकि, शांत है क्योंकि हमने इसको लिखा 5 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। या आप इस तरह कर सकते हैं, शांत के लिए आपको या तो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n, या ये लिख सकते हैं कॉमा करके, या 5 की पावर ही कुछ मिल जाए, या केवल 2 की ही पावर कुछ मिल जाए, तब भी हमारा क्या होता है, शांत ही होता है। ठीक है, तो 2 की पावर, ये 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में हो, या 5 की पावर ही कुछ मिल जाए, या केवल 2 की ही पावर कुछ मिल जाए, तभी हमारा क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, ऐसा आपको देखना होता है। अगला क्वेश्चन से आपको एक समझा देते हैं, जैसे हमारे आगे 19/32, ये हमारा शांत है कि अशांत है, इसको पता चला। 32 को आपको फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करो। ये होता 2 कम 2, 2 छक 12, 16 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 कम 2 कट जाएगा, है ना। तो 2 यहाँ जगह कम पड़ गया था, 2 4 में 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 कम 2, तो टोटल आपको समझने में यहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, हम बगल लिख दे रहे हैं, यहाँ सुनो। 32 लिखो, 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तो यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 5, 2 की पावर हम किसके 5 के रूप में लिख सकते हैं, 2 की कितनी पावर लिख सकते हैं, 2 की पावर हम 5 के रूप में लिख सकते हैं। जब इसको 2 की पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है, हमारा शांत है। ये क्या है, शांत है। बस हमें बताया ना कि चाहे 2 की पावर n हो गुणे 5 की पावर m, इस दोनों साथ में हो, या एक अकेले हो, या एक अकेले हो, तभी हमारा क्या होता है, शांत होता है। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में आपको इतने ही क्वेश्चन पूछने के 100% गारंटी में लेता हूँ, इससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा इस चैप्टर से। और बाकी जो पूछे जाएंगे और बाकी इस चैप्टर जो पूछने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव है, जो उसको हम आगे हम आपको बताएंगे अगले क्लास में। पूरा ऑब्जेक्टिव का ही एक महामैराथन लाएंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका अगला क्लास, जिसका नाम है बहुपद।